अस्सलाम वालेकुम, ये है समा, मैं हूं उमर बशीर और मैं हूं कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात ताहयात नाअहली केस की, जो सुबह 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जिंदगी भर के लिए नाअहल करने की कोई मंतक तो हो। एक मौके पर यह भी वाजे कर दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना फैलाई जाए। और ये भी आपको बताते चले कि समाअत मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस का कहना था कि 62(1)(f) की ट्यूनिंग की गई, पार्लियामेंट ने तरामीम मर्जी से नहीं की, गन पॉइंट पर हुई। क्या सादिक और अमीन का डिक्लेरेशन देने वाले जज के लिए भी कोई मयार है? कहा शुक्र है 62(1)(f) की अहलियत का मयार जजिस के लिए नहीं, वरना कोई भी जज ना बन सकता। किसी वकील ने डिक्टेटर के खिलाफ कभी बात नहीं की। एक फॉर्म में तब्दीली पर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया था। मुल्क को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इन्होंने माफी मांगी? Words should be used for them who don't want to follow the legal or constitutional path, but want to impose their will on the state. So, but the state is still cognizant of the fact that who will deal with these people. या अंधाधुन की पे मक्खी मारे जाए और कहें जी आपका मूड है, अगर आप समझते हैं फैसल वावडा साहब ने रिपेंटेंट हैं तो ठीक है छोड़ दीजिए, अगर आपके मूड में नहीं है तो मत छोड़िए, उसको लाइफ टाइम बैन कर दें। ये जो चीजें आई हैं आइन में, ये किस रास्ते से आई हैं? क्या लोगों ने, पार्लियामेंट ने बहुत सोच समझ के ये कानून साजी की? नहीं, उन पे थोपी गई ये चीजें। 2(1)(f) को सिर्फ उन्हें वो ट्यूनिंग की, उसकी जबरन जो चीजें होती है ना, मेरी मर्जी वाली बात, एक शख्स की मर्जी पूरे पाकिस्तान पे हावी हो गई। उन्होंने फेट अकम्पली दे दी, कर लो या मैं बैठा रहूंगा 25 साल और। उन्होंने कहा अच्छा ये आप जाइए, हम कर देते हैं ये 8th अमेंडमेंट को और 18th अमेंडमेंट को। फिर वो आपका स्ट्रीट प्रोटेस्ट, खतरा, ये वो वगैरह आपने देख लिया, तबाही जो पाकिस्तान में हो चुकी। कोई भी रिपेंटेंट नहीं, और वो लोग फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। रिपेंटेंस हुई कोई? उन्होंने माफी मांगी किसी से? पूरे पाकिस्तान को वो बना लिया, होस्टेज बना लिया। ठीक है, बना लो पाकिस्तान को होस्टेज, आपकी मर्जी है। ये चीजें सारी आई हैं मार्शल लॉ डिक्टेटर्स के दौरान, आप कोई जिक्र ही नहीं करते उन चीजों का। I don't know, we are sitting in a constitutional court, we talk about the rule of law, मगर वकील से के मुंह से डिक्टेटरशिप के खिलाफ बात नहीं आएगी। ये क्या हो रहा है? एक चीज आपने लाइटर नोट, आई वंडर पाकिस्तान में कोई जज बन पाता अगर ये F वाली क्वालिफिकेशन उन पे भी डाल देते। मुझे तो डर लगता है। मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो इसका पूरा नहीं उतरता। तो मेरे पार्लियामेंट ने हम पे ये नहीं डाल दिया है। क्या कायदे आज़म भी शायद इस पे ना उतरते। Original constitution did not have these D, E, F, G clauses. My lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे, या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं। जब पार्लियामेंट में जो 326 लोग बैठ करके कानून साजी कर रहे हैं, और उन्होंने ये किताब हमको बना के दे दी, और फिर एक शख्स टहलते हुए आते हैं, वो कहते हैं बाहर जाए कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने एब्डो कर दिया तमाम पाकिस्तान के सियासतदान, बट जनरल यू प्रिवेल्ड ओवर एवरीवन। मुनाफिक काफिर से बुरा होता है। I'm talking about 18th amendment. उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं। 18th amendment is a validation. Please don't equate it with amendment thought out by the parliamentarians. जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है? उनकी एक क्यूमुलेटिव विजडम है। Surely it prevails over the wisdom of a military dictator. आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने केस में अहम सवालात उठा दिए। क्या सवालात उठाए गए हैं, शहजाद अली से जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा, अदालत की जानिब से क्या सवालात उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। आज जजेस ने जो है वो मुख्तलिफ सवालात इस हवाले से उठाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह सवाल उठाया कि पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आइन में ये सब चीजें कहां से आई ये कोई नहीं बता रहा। चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल उठाया कि 62(1)(f) की ट्यूनिंग की गई, जबरन एक शख्स की मर्जी से पूरे पाकिस्तान पर हावी हो गया। पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वालों ने तो माफी नहीं मांगी किसी से भी। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह सवाल किया कि अदालत फैसल वावडा केस की रोशनी में किसी को भी सादिक और अमीन करार दे सकती है। जस्टिस मसरत अलाली की जानिब से यह सवाल सामने आया, क्या उस जज के लिए भी कोई मेयार है जो किसी
को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर देता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने यह भी नुक्ता उठाया कि क्या खुद जज इस म्यार पर पूरा उतरता है जो किसी को सादिक और अमीन करार दे रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने ये रिमार्क दिए कि पाकिस्तान में अपनी गलती पर माफी मांगने का कोई तसव्वुर ही नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 17 हर शहरी के बुनियादी हक का मामला है। अगर बुनियादी हक और आइन की दूसरी शिक में तजाद हो तो किस को तरजीह दी जाएगी। जिस पर उजैर बंडियारी जो कि अदालती मावन थे, उन्होंने अदालत को बताया कि मेरी नजर में बुनियादी हुकूक पर मबनी आइनी शिक को तरजीह दी जानी चाहिए। जिसमें साथ ही चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी उठा दिया कि फर्ज करें ताहियात नाअहली का फैसला ना होता तो क्या हम आर्टिकल 17 का बुनियादी फैसला कर सकते थे। ठीक है, आपने अपडेट किया शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। सादिक और अमीन की तारीफ पर सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ गई। ताहयात नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जनरल ज़िया या उनके वकील को लफ्ज़ अमीन का मतलब नहीं पता था। गैर मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा लफ्ज़ अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम में इस्तेमाल होता है। वकील उस्मान करीम बोले अमीन का वो मतलब नहीं लेना चाहिए जो इस्लामी तनाजुर में है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए केस में तयन होगा कि कौन सादिक है और कौन अमीन। वकील उस्मान करीम बोले किसी के सादिक और अमीन होने का तयन खुदा ही कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है। जनरल ज़िया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज़ पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना। बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं, मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता। उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं। अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन। कौन डिटरमाइन करे कि फलां शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फलां शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया। कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है। जनरल ज़िया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज़ पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना। बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं, मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता। उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं। अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन। कौन डिटरमाइन करे कि फलां शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फलां शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया।